नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और हम एक बार फिर अनुच्छेद संग्रह में उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसे एक वीडियो लेकर के हाजिर हैं। साथियों, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप इन वीडियो को क्यों बना रहे हो, आखिर क्या हासिल होने वाला है। तो मेरा उद्देश्य है कि जो भी गरीब हैं या अभावग्रस्त हैं या किसान के बच्चे हैं और मजदूरों के हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, तो उन लोगों तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। जो जीके है या संविधान पॉलिटिकल साइंस जिसका कि मैं व्याख्याता हूं, उसको सभी तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। और यदि आप सपोर्ट करेंगे मुझे तो मैं हर चीज़ जनरल नॉलेज की हर एक तरह का वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप तक हर चीज़ पहुंचाने में सफल हो सकूं, जिसके लिए मैं मोटिवेट हो सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पहला वीडियो इससे जो था हमारा हाई कोर्ट के संबंध में था और हाई कोर्ट का फर्स्ट वीडियो था। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है और ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है। राज्य की न्यायपालिका के संबंध में दो वीडियो हैं और दोनों वीडियो में परफेक्ट कंप्लीट रूप से सब कुछ बता दिया गया है लगभग। इससे अलग यदि आपको कोई नॉलेज और चाहिए या कोई तथ्यों के बारे में जानकारी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अंत तक बने रहिए, अंत तक बहुत जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। शुरू करते हैं। हाई कोर्ट सेकंड पार्ट। इसमें हमने इससे पहले जान लिया था कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय होगा और उस उच्च न्यायालय का जो गठन होगा वो एक तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के होगा। शुरुआत हमारी 214 में अनुच्छेद से हुई थी जिसमें बताया गया था और 215 में उसकी संरचना के बारे में बताया गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अब हम देखते हैं 226। इसके बाद हमने नियुक्तियां और सब चीज देख ली थी। तो अनुच्छेद 226 देखते हैं, रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मैं ये कहूं कि क्योंकि हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का काम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का होता है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन्हें प्रवर्तित कराने में इन अनुच्छेदों सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा ही उन्हें प्रवर्तित कराने की शक्ति प्राप्त करता है और उन्हीं के आधार पर उन्हें लागू करवाता है। अब ये अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत करवाता है और उसके संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है और परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याह। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अवैध रूप से किसी को बंदी बनाया गया है, किसी भी तरीके से बंदी बनाया गया है और उसे किसी भी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उसे को प्रस्तुत करने का आदेश देता है उच्च न्यायालय और उस रिट को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश होता है किसी भी व्यक्ति को या कोई भी संस्था है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, तो जो कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए परमादेश दिया जाता है कि आप उस कार्य को करिए, कर्तव्य विमुख न हो। यहाँ पर दो रिटें हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये दोनों रिटें जो उच्च न्यायालय है निम्न न्यायालयों को जारी करता है, अर्थात न्यायालयों से संबंधित हैं ये। एक तो प्रतिषेध के द्वारा जो भी कार्रवाई चल रही होती है अधीनस्थ न्यायालय में, उसे रोकने के लिए बात की जाती है और उत्प्रेषण में उस जो कार्रवाई चल रही है उस केस को या तो अपने पास मंगवाया जाता है या दूसरे जगह पर स्थानांतरण की बात की जाती है। तो ये न्यायालयों से संबंधित दो रिटें हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अधिकार प्रत्याह में यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद को किस कारण से या किस अधिकार से आपने ये पद ग्रहण किया हुआ है। तो इस तरह से ये 226 के तहत 5 तरह की रिटें जारी करते हैं, 3, 4 और 5, जिनमें की 2 न्यायालय से संबंधित होती हैं। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की
हाई कोर्ट की शक्ति, अर्थात उस राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उन सभी के अधीक्षण करने की, सुपरविजन करने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है और न्यायालयों की पद्धति का निर्धारण, उनकी कार्रवाइयों का विनियमन भी करता है हाई कोर्ट। ये यदि उसी राज्य क्षेत्र में कोई सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय है तो सशस्त्र बलों के न्यायालय पर ये लागू नहीं होता 227वां अनुच्छेद, तो सामान्य न्यायालयों के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 228, कुछ मामलों में हाई कोर्ट को अंतरण का अधिकार, अर्थात अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं से मंगवाकर स्वयं निपटा सकता है। इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ उसी तरह की शक्ति है यहाँ पर जैसे कि उत्प्रेषण में है। इसमें क्या होता है कि कुछ मामलों में जो भी कार्रवाई चल रही होती है अधीनस्थ न्यायालय में, वहां पे मान लीजिए कोई कार्रवाई चल रही है तो उस कार्रवाई को वो रुकवा सकते हैं। उन्हें यदि लगता है कि इस जो विषय है उस विषय में कोई संविधान की व्याख्या से संबंधित सारवान प्रश्न है तो उसे अपने पास मंगवा सकते हैं और उस सारवान प्रश्न का निर्णय दे करके और उस कोर्ट को भेज सकते हैं, और या फिर खुद ही निपटा सकते हैं या उस कोर्ट को भेज सकते हैं कि आप इसके अनुसार इस को जो भी केस है उसका निस्तारण करें। तो ये होता है अनुच्छेद 228 में। अनुच्छेद 229, हाईकोर्ट के अधिकारी, सेवक और व्यय, अर्थात जो हाईकोर्ट के अधिकारी होते हैं उनके नियुक्ति के संबंध में और जो सेवक होते हैं उनकी और व्यय के बारे में अनुच्छेद 229 व्यवस्था करता है। देखिए अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट अर्थात राज्य का मुख्य न्यायाधीश करता है उनकी नियुक्ति। कुछ मामलों में राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है उससे उसे मदद लेनी या सलाह लेता है और तब उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा वेतन भत्ते पेंशन का निर्धारण भी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ही करता है, लेकिन उसका अनुमोदन राज्यपाल से कराना होता है। और ये जो वेतन भत्ते और पेंशन होती हैं ये राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं। तो ये हो गया 229 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और 230, हाई कोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अब यहाँ पे संसद को ये अधिकार प्राप्त होता है कि कोई भी हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार किया जा सके। संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार कर सकते हैं। एक मान लीजिए किसी एक राज्य में खुला हुआ है लेकिन दूसरे में नहीं, तो दूसरे तक उसका क्षेत्राधिकार बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 231, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि 214वें अनुच्छेद में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन यहाँ पर उसको होते हुए एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना। अर्थात एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। ये संसद विधि द्वारा इसे निर्धारित करती है कि कौन कौन से राज्यों के लिए हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कोलकाता जो हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक काम करता है। ऐसे ही चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के लिए भी काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कार्य करता है। ये संसद के द्वारा निर्धारण होता है। अनुच्छेद 232 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, तो इसे हमें याद नहीं करना। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 233, इसमें जिला न्यायाधीश। अब यहां तक हमने देख लिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में हो गई। अब उच्च न्यायालय जो जिला न्यायाधीश अधीनस्थ के बारे में क्या करते हैं देखते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट की परामर्श से करता है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और उच्च न्यायालय के परामर्श से। इसमें उसकी योग्यता जो होती है वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो उसने,
राज्य क्षेत्र के अंदर 7 वर्ष तक अधिवक्ता अर्थात वकील के रूप में काम किया हो तो वो व्यक्ति जिला न्यायाधीश बन सकता है। और जिसकी सिफारिश कौन करता है? उच्च न्यायालय पर सिफारिश करेगा और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 233 के कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण 233 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अब जिला न्यायाधीश जो उसमें और भी कर्मचारी होते हैं जिला न्यायालय में, तो उन सब की जो नियुक्ति है उनकी भर्ती राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के लोक सेवा आयोग की और हाई कोर्ट की सलाह से राज्यपाल करता है। तो ये 234 में है। और 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जो हाई कोर्ट है उसका नियंत्रण रहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर भी। न्यायाधीश के पद से अवर पद अर्थात छोटे पदों पर पदस्थापन, पदोन्नति और छुट्टी जैसी चीजों पर भी हाई कोर्ट का नियंत्रण रहता है अनुच्छेद 235 में। अर्थात जो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में 235 में अनुच्छेद में बताया गया है, जबकि जिला न्यायाधीश 233 से लेकर के 234 और 234 न्यायालय जिला न्यायालयों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और 236 में निर्वचन व्याख्या जैसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होना कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 237 को समाप्त कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो उच्च न्यायालय है ये परंपरा कब से शुरू हुई। तो उच्च न्यायालय जो अंग्रेजों के शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जैसे ही समाप्त होता है और हमारा 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जैसे ही शासन जाता है, तो उनके द्वारा 1862 में कलकत्ता में प्रथम हाई कोर्ट बनाया जाता है, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। आज भी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। अब बात करें कि नवीनतम, भारत में सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई है और उसकी पीठ अमरावती में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषित की गई है, उसमें अभी काम चल रहा है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। तो हमें याद रखना है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हैं? 25। अब इससे कुछ और पीछे के देख लेते हैं कि लेटेस्ट 3 ग्रुप में 2 बार बने थे हमारे भारत में, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, जिनमें कि 2013 में स्थापना हुई थी उच्च न्यायालयों की। तो देखते हैं इनमें 2013 में मार्च में हुई है, तीनों में कब हुई थी? मार्च में। तो यहाँ पे देखते हैं 2 मार्च को मेघालय में, 25 मार्च को मणिपुर में और 26 मार्च को त्रिपुरा में। तो हम यदि इन्हें याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय हमारे जो भारत के असम के बिल्कुल नीचे है और उससे नीचे कौन है? त्रिपुरा, और उसके पूरब में मणिपुर। तो इस तरह से सबसे पहले मेघालय, फिर मणिपुर और त्रिपुरा में इनकी स्थापना हुई 2013 मार्च में। इसके अलावा इससे पहले 3 राज्यों में एक साथ और स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में। ये नवंबर 2000 में की गई थी। अर्थात ये जो 6 और 7 न्यायालयों की हाई कोर्ट की स्थापना 2000 के बाद हुई है। तो इन्हें हम थोड़ा सा याद रखें, अपने में बाई चांस मिलान के लिए आ जाए क्वेश्चन, जब डीप क्वेश्चन बनेगा तो आ सकता है, नहीं बाकी में या तो नवीनतम या प्राचीनतम ये ही चीजें पूछी जाती हैं। अब राजस्थान के बारे में देख लेते हैं, हमारा रंगीला राजस्थान, जिसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है, उसकी 29 अगस्त 1949 को स्थापना जयपुर में की गई थी।
राजस्थान पहले रियासतों से बना हुआ था, तो वहां यहाँ राज प्रमुख राज्यपाल की जगह होते थे। तो राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर, अब देखिए आजकल क्योंकि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जोधपुर में, तो वहां कैसे गया। सत्यनारायण समिति की जो सिफारिश थी, सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर 1956 में इसका स्थानांतरण जोधपुर में कर दिया गया। राजस्थान के उच्च न्यायालय जयपुर से जोधपुर में 1956 में पहुंचा सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। राजस्थान के प्रथम चीफ जस्टिस कमलाकांत वर्मा हुए थे और वर्तमान में राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है उसमें 50 पद स्वीकृत हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और इन्हें आप याद करें, नोट करें और अपने साथियों को शेयर करें। और यदि आप किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी आपको यदि उसमें आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो आप क्वालिटी में जाकर के एडवांस में 1080 पे करें तो आपको एकदम साफ दिखाई देगा। और मैं यहाँ से हट रहा हूँ तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्सों को मिलान करते हुए उन्हें पढ़ते रहें। थैंक यू।